चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। अब सबकी नजरें 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। बीजेपी राज्य में जीत का दावा कर रही है, वहीं इस बार के चुनाव में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अधिक गरमाया हुआ दिख रहा है। इस बीच गृह मंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिविल कोड को शामिल किया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी का प्रचार करने गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को भी यूपी के दौरे पर रहेंगे। वह आज राज्य में 3 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा पीलीभीत में दोपहर 1:15 पर, दूसरी जनसभा सीतापुर के मोहाली में दोपहर 2:45 पर, जबकि तीसरी जनसभा बाराबंकी में शाम 4 बजे होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में एक ग्रैंड रोड शो किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह लड़ाई 80 बनाम 20 की है। प्रदेश में भाजपा 80% सीट जनता के आशीर्वाद से जीतेगी। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार बना रही है। सीएम ने कहा कि हमने जो कहा करके दिखाया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 8 बजे से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। पंजाब के 2,14,99,804 मतदाताओं में से 1,46,92,982 लोगों ने मतदान किया। पंजाब में सबसे ज्यादा मतदान मानसा जिले में हुआ है, जहां पर मतदान 78.7% रहा है, और अमृतसर में सबसे कम 61.2% मतदान हुआ है। और इसी के साथ शाम 6 बजे तक पंजाब में 70.20% मतदान हुआ है। पंजाब विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद मतदान अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को सील कर दिया और राज्य के 1304 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। इसका 10 मार्च यानी चुनावी परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा कि किस उम्मीदवार के माथे पर तिलक लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 21 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 के कार्यान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का केंद्रीय बजट शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वेबिनार में कई सत्र होंगे और इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों, कौशल विकास संगठनों, शिक्षाविदों और छात्रों और अन्य विशेषज्ञों की भागीदारी देखी जाएगी। वेबिनार का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन करना है और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है। भारत चीन में तल्ख रिश्तों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देशों को कर्ज डिप्लोमेसी के प्रति आगाह किया है। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना देशों से कहा है कि वो उनके कर्ज के जाल में ना फंसे और उसकी आर्थिक मदद की पेशकश को स्वीकार करने से पहले उस पर अच्छी तरह से गौर कर ले। कर्ज लेने से पहले उसके फायदे नुकसान आंक ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। विदेश मंत्री ने यह सलाह म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक डिस्कशन के दौरान दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह चेतावनी उस समय दी जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मेमन ने कहा कि उनके देश को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए फंड की जरूरत है और चीन झोला भरकर पैसा देने को तैयार है। बता दें कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में खूब पैसा लगा रहा है। अपने मित्र देश पाकिस्तान के लिए तो उसने झोली खोल रखी है। वहीं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो बंदरगाहों पर भी चीन एक तरह से कब्जा कर चुका है। वह बांग्लादेश को भी तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 अरब का कर्ज दे चुका है। चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को यहां की विशेष सीबीआई अदालत आज सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाने वाली है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश SK शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए 41 आरोपियों में से अदालत में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जानी है
उन्होंने कहा कि 3 अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिन 38 दोषियों को सजा सुनाई जानी है, उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव समेत 3 अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। जेल प्रशासन ने सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी का प्रबंध किया है। बता दें कि चारा घोटाले के 4 विभिन्न मामलों में 14 वर्ष तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले 2-3 साल से कोरोना को लेकर जो बदहवासी छाई हुई है, वह अब तक कम नहीं हुई है। वैक्सीन भी 100% कारगर नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया अब भी इसका इलाज ढूंढने में लगी हुई है। दरअसल कोरोना ने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों की तस्वीर को उजागर कर दिया है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को प्राथमिकता देने में लगी हुई हैं, क्योंकि देश में डेंगू का भी बहुत प्रकोप है। हर साल हजारों लोगों को डेंगू की बीमारी होती है। इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है। अब भारत सरकार डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग के THSTI ने DNDi के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगले 5 साल के अंदर डेंगू की प्रभावशाली दवा को विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था मिलकर रिसर्च करेंगे और डेंगू के लिए प्रभावकारी, सुरक्षित और सस्ती दवा विकसित करेंगे। देश में अब कोरोना की तीसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए, जो रविवार के मुकाबले 3,911 कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 37,901 लोगों की इस बीमारी से निजात मिली है। इसके बाद देश में कुल रिकवरी का आंकड़ा 4,21,24,284 हो गया है। फिलहाल अभी भी भारत में 2,02,131 एक्टिव मामले हैं। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 206 लोगों की मौत हो गई, जिससे अब तक कुल मरने वालों का आंकड़ा 5,12,109 पर पहुंच गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो गए हैं। वहीं चौथा चरण 23 फरवरी को है और इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशफाक डबलू का एक बड़ा बयान देकर वे सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी भगवान राम के वंशज हैं। ऐसे में उनके इस बयान से समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। उनके इस बयान ने सपा के साथ साथ आम लोगों को भी चौंका दिया है। अशफाक डबलू ने कहा कि हम मुस्लिम हैं तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? आप कहते हैं जय श्री राम, हम भी भगवान श्री राम के वंशज हैं। इस पर अयोध्या से वाराणसी पहुंचे छावनी परिषद के पीठाधीश्वर स्वामी परमहंस ने कहा कि राम के अस्तित्व को अगर किसी ने स्वीकार किया है तो अच्छी बात है, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला राम के अस्तित्व को कैसे मान लेता? यदि वो राम के वंशज हैं तो उन्हें सभा में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये बयान सिर्फ वोट के लिए किया गया है। अब बगैर फ्लाइट का टिकट लिए आप हवाई जहाज के अंदर परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद में एयर इंडिया के पुराने विमान में एयरबस रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। इस पर बैठकर लंच डिनर कर सकते हैं। आपको इसके अंदर फ्लाइट जैसी फीलिंग आएगी। यहाँ पर करीब 4.33 हेक्टेयर जमीन निजी कंपनी को लीज कर दी गई है, जहाँ पर होटल, पेट्रोल, CNG पंप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन समेत कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस तरह एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होगी। रेस्तरां में एक साथ करीब 100 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। रेस्तरां के लिए किचन विमान से बाहर बनाई जाएगी। विमान के अंदर केवल खाना सर्व किया जाएगा। जल्द ही इस रेस्तरां की शुरुआत हो जाएगी। यह रेस्तरां पूरी तरह से शाकाहारी होगा। इसमें इंडियन के अलावा कॉन्टिनेंटल फूड भी मिलेगा। कोरोना से जुड़ी स्वास्थ्य नीतियों का करीब 1 महीने तक विरोध करने वाले ट्रक चालकों से कनाडा की राजधानी ओटावा की सड़कों को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण अमेरिका कनाडा सीमा की कुछ चौकियों समेत राजधानी के प्रमुख हिस्सों को भी हफ्तों तक बंद करना पड़ा था। पहले यह विरोध प्रदर्शन सीमा पार के ट्रक चालकों के लिए अनिवार्य टीकाकरण के आदेश के खिलाफ था, लेकिन बाद में यह कोविड प्रतिबंधों और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विरोध पर केंद्रित हो गया था। इस विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपना आवास छोड़कर परिवार के साथ गुप्त स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर कल पूरे दिन दंगारोधी पुलिस ट्रक चालकों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने में लगी रही, जिसके बाद कनाडा में संसद के आसपास के सभी इलाकों में अब स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।